जी, क्या एक्सपेक्टेशंस करें? क्योंकि एक झटका जरूरी होता है, आदमी गिरे उससे पहले एक झटका लग जाए तो और ज्यादा संभल कर चलता है। इस रूप में भी क्यों ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से एक्सपेक्ट किया जाए कि ये बेहतरी की ओर शायद ले जाए। असल में कहावत है, यू किस देम दे किक यू, यू किक देम दे किस यू। इसको देखते हुए अब यह समझ में आता है कि एक बार फिर रिवाइव करना होगा अपने संगठनात्मक ढांचे को। और मेरा मानना यह है कि जिस संगठन को क्षेत्र में काम करना था, अगर उस क्षेत्र में उस संगठन की सरकार भी हो तो संगठन और सरकार और तेजी से मजबूत होकर वहां काम करते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में सरकार और संगठन के बीच का जो सामंजस्य है वो इतना जबरदस्त स्कैटर्ड दिखा है, इतना बिखरा हुआ दिखा है, जिसकी वजह से यह नतीजा सामने आया है। बार बार हम अयोध्या की बात करते क्यों है? बार बार अयोध्या की बात इसलिए करनी पड़ती है कि कितने आनन फानन में, मैं शुभ और अशुभ या किसी दूसरे एंगल पे जाना नहीं चाहता, लेकिन यह था कि चुनाव से पहले उसकी प्राण प्रतिष्ठा हो जानी चाहिए। इट्स ओके, ठीक है, चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। चलिए, 500 सालों से लड़ाई चल रही थी, लोग मांग रहे थे, मंदिर बन गया, रामलला आ गए। लेकिन इसके बावजूद क्यों नहीं, अयोध्या कैसे हार गए? तो अब जो संगठनात्मक चरमराहट है उत्तर प्रदेश में, उसको सरकार के संग, क्योंकि यह आपकी किस्मत है, यह अभी भी आपका भाग्य है कि उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है, वो भी भगवा वस्त्रधारी योगी आदित्यनाथ की सरकार है, जिनको बुलडोजर बाबा भी कहा जाता है। मैंने पहले ही आपसे कहा कि राम और राशन फेल हो गए, लेकिन राहत बाकी है। ये 3 आर है यहां पे, राहत, लॉ एंड ऑर्डर की। तो अगर सरकार अभी है तो सामंजस्य बैठाना पड़ेगा, मंथन करना पड़ेगा, और शुरुआत अयोध्या से ही करनी पड़ेगी। और क्योंकि जैसे ही सरयू के किनारे दाएं तरफ जी हाँ। जो ये मंदिर है, और जैसे ही सरयू शुरू करते हैं बाएं किनारे से, वो पूरा पूर्वांचल शुरू हो जाता है। और पूर्वांचल में लगभग भाजपा को मैं साफ मानता हूं। जब बनारस से मोदी लड़ रहे हैं, गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ है, अयोध्या में राम बैठे हैं, राशन भी है, राहत भी है कानून व्यवस्था की, तो फिर उसके बाद ये कैबिनेट की लिस्ट जी कितना आधार बनाती है। अभी आपने देखा योगी आदित्यनाथ कितने खटाखट फैसले ले रहे हैं। ये झटका जो है उनको और बड़े तगड़े तौर पर लगा है, क्योंकि उन्होंने कहा रिक्तियां जितनी भी है पदों पर तुरंत उसकी भर्ती की प्रक्रिया शुरू की जाए, तुरंत वो कितने चिन्हित किए जाएं पद खाली हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी ये ना जाने पाए इस भीषण गर्मी में, इसकी भी ताकीद कीजिए। मतलब वो इतने तुरंत उन पर जो एक्शन हुआ है ना, उनके ऊपर जो असर पड़ा है वो हमें देखने को मिला है। ये सीधी तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। देखिए, राष्ट्रपति भवन में, जहां पर आज अपने तीसरे कार्यकाल के लिए शपथ ग्रहण करेंगे प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी। वहां पर 8000 की बड़ी आबादी, जिनको मेहमानों को न्योता भेजा गया है, वो पहुंचे हुए। इसके अलावा वीवीआईपीज मौजूद हैं, और साथ ही बड़ी तादाद में वो तमाम कर्मचारी जो कि सरकारी योजनाओं में कार्यरत रहे, चाहे वो रेलवे कर्मचारी रहे हो, चाहे वंदे भारत एक्सप्रेस में जुटे कर्मचारी रहे हो, सेंट्रल विस्टा के कर्मचारी रहे हो, या फिर इसके अलावा लाभार्थी, उनको भी न्योता दिया गया है। ये देखिए अजय शंकर, क्या इनको, ये अहम चेहरे जो है ना, इन पर भी बात करना जरूरी हो जाता है। मैं अब ये जानना चाहती हूं सर, आपके साथ शुरुआत कर रही हूं एक बार फिर से। चेहरों की बात अगर हम कर रहे हैं, एक तो जो नाम चौंका रहा है अनुराग ठाकुर का न आना, क्या बताता है? आखिर अनुराग ठाकुर के लिए क्या सोचा गया, या फिर उनको साइडलाइन किया गया? शीतल जी। नहीं, ऐसा मुझे साइडलाइन किया गया होगा, उनके लिए कोई और भूमिका सोची होगी, मुझे ऐसा लगता है। अभी मैं उनका कोई ऐसा दोष नहीं पाता, चुनाव भी जीत के आए हैं, जिसकी वजह से उनको साइडलाइन किया जाए। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग चीज बताइए, क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर उनको सोचा जा सकता है? ये संभावना बनती है?